अस्सलाम वालेकुम। आज हम आर्बो वायरसेस के बारे में बात करेंगे इन आवर माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर सीरीज। तो ऑब्वियसली दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। बारीकियों में हम हर वायरस को जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है उसको सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इधर मैं सिंपल एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर रही हूँ आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरसेस का, ठीक है। तो आर्बो वायरस बेसिकली एक एक्रोनिम है विच स्टैंड्स फॉर आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस। ठीक है, आर्थ्रोपोड से मुराद ज़्यादातर मॉस्किटोज और टिक्स। तो इस वायरस की ख़ास बात ये है कि ये अपनी लाइफ का कुछ साइकिल जो है वो आर्थ्रोपोड में गुजारता है और कुछ जो है वो मैमेलियन होस्ट के अंदर करता है। इसमें इस फैमिली में तकरीबन 400 वायरस हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम सारे तो डिस्कस नहीं करेंगे, क्लिनिकली रेलिवेंट वाले ही करेंगे। तो जनरली ये देखा गया है कि या तो इस वायरस का नाम उस बीमारी के ऊपर होता है जो वो कॉज करती है, जैसे कि डेंगू कराने वाले वायरस को डेंगू वायरस कहेंगे, येलो फीवर वाले को येलो फीवर वायरस कहेंगे, या फिर वो जहाँ पे पहली दफ़ा आइसोलेट हुए हैं उस जगह के हिसाब से भी हो सकता है। तो जैसे कि सेंट लुई एंसेफेलाइटिस वायरस। तो ब्रॉडली इसको जब हम क्लासिफाई करते हैं तो देयर आर थ्री फैमिलीज: टोगा वायरस, फ्लेवी वायरस और बुनिया वायरस। टोगा वायरस एज अ ग्रुप जो है उसके बारे में अगर स्पेसिफिकेशंस थोड़ी सी हम डिस्कस करें तो उसमें है आइकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड है, एनवेलोप्ड है, आरएनए जीनोम है जो कि पॉजिटिव पोलैरिटी वाला है और सिंगल स्ट्रैंडेड है। डायमीटर तकरीबन 70 नैनोमीटर है और इसको हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं इनटू अल्फा वायरस एंड रूबी वायरस। अल्फा वायरस में फर्दर एग्जांपल्स हैं ईस्टर्न इक्वाइन एन्सेफेलाइटिस वायरस, वेस्टर्न इक्वाइन एन्सेफेलाइटिस वायरस और रूबी वायरस में रूबेला वायरस है। फ्लेवी वायरस पे आते हैं। फ्लेवी वायरस जो है वो भी टोगा वायरस जैसा ही है इन द सेंस कि इसका भी आइकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड है, एनवेलोप्ड है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव पोलैरिटी आरएनए जीनोम है। लेकिन कंपेयर टू टोगा वायरस ये छोटा है, 40 टू 50 नैनोमीटर इन डायमीटर है। इसके अंदर आ जाता है सेंट लुई एंसेफेलाइटिस वायरस, येलो फीवर वायरस, डेंगू वायरस, वेस्ट नाइल वायरस। बुनिया वायरस पे आते हैं। बुनिया वायरस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसका न्यूक्लियोकैप्सिड हेलिकल है एंड इट इज सराउंडेड बाय एनवेलोप। जीनोम हैज 3 segments ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी आरएनए जो कि हाइड्रोजन बॉन्डेड है। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है कैलिफोर्निया एनसेफेलाइटिस वायरस। अब ट्रांसमिशन की जनरल सी बात करेंगे। हर वायरस ऑब्वियसली सबका वेक्टर सेम नहीं है और सबके क्लिनिकल फीचर्स भी सेम नहीं है, लेकिन एज अ जनरल रूल ट्रांसमिशन का प्रिंसिपल ये है कि इनका जो लाइफ साइकिल है वो दो स्पीशीज के अंदर होता है, ठीक है। तो दे आर एबल टू मल्टीप्लाई इन बोथ द वर्टिब्रेट होस्ट एंड द ब्लड सकिंग वेक्टर, वो जो भी हो। तो अफेक्टिव ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी है नंबर वन कि वायरस का सिर्फ ब्लड में मौजूद होना काफ़ी नहीं है, लेकिन वायरीमिया इतना सफिशेंटली हाई होना चाहिए कि जब कोई आर्थ्रोपोड उसको बाइट करे तो वो जो थोड़ा बहुत जो ब्लड वो इंजेस्ट करता है उस स्मॉल वॉल्यूम के अंदर भी सिग्निफिकेंट वायरस की क्वांटिटी हो तो फिर ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जब वो आर्थ्रोपोड के अंदर चला जाता है तो उसके गट के अंदर वो रेप्लिकेट करता है, उसकी पूरी बॉडी में उसके ऑर्गन्स में फैलता है, जिसमें एक ऑर्गन सलाइवरी ग्लैंड भी है। ये बात नोट करने वाली है कि जो आर्थ्रोपोड स्पीशी होती है जो भी, उसके फीमेल जो है वो ट्रांसमिशन कराती है क्योंकि फीमेल जो है उससे प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ऑब्लिगेटरी एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि खास मुद्दत वायरस को गुजारनी है, रेप्लिकेट करना है बिफोर वो सलाइवा ऑफ द वेक्टर के अंदर आए, इतना क्वांटिटी में आए कि फिर वो आगे से इन्फेक्शियस डोज क्रिएट कर सके। जनरली स्पीकिंग एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 1 से 2 हफ्ते है, यानी 7 to 14 डेज है। एपिडेमियोलॉजी पे आते हैं तो आर्बो वायरल डिजीजेस जनरली ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं, ऑल्सो फाउंड इन टेम्परेट जोन सच एज द यूएस, एज फार नॉर्थ एज अलास्का एंड साइबेरिया। They have a tendency to cause sudden outbreaks of disease gradually at the interface between human communities and jungle or forest. अब पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए ज़्यादा कॉमन मिसाल है डेंगू की, क्योंकि यहाँ पे तो डेंगू ही होता है। ये जो वेस्ट नाइल और ईस्टर्न इक्वाइन ये सारे अमेरिका में ही होते हैं मोस्टली। लेकिन आपको पता है कि जब मौसम गर्मी से सर्दी की तरफ या सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहा होता है, एक ट्रांजिशन वाला जो मौसम होता है जब मच्छर होते हैं, तो उस वक़्त आपको पता है कि एक आउटब्रेक आती है, फ़ौरन से सुनने में आता है वो डेंगू फैल गया, फ़ौरन से इतने केसेस आ गए। तो जनरली इसका ट्रेंड ये होता है कि ये एपिडेमिक्स कॉज़ करता है।
क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे आते हैं, अगेन हर वायरस की डिजीज़ फ़र्क है, लेकिन आपको जनरली बता रही हूँ कि आर्बो वायरसेस की जो डिजीज़ेज़ होती हैं वो माइल्ड भी हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा रैपिडली फेटल भी हो सकती हैं। क्लिनिकल पिक्चर में अमूमन 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ एन्सेफेलाइटिस, दूसरा हेमोरेजिक फीवर और तीसरा फीवर विद माइल्जियाज़, आर्थ्रैल्जियाज़ एंड नॉन हेमोरेजिक रैश। The pathogenesis of the disease इन्वॉल्व्स द साइटोसाइडल इफेक्ट ऑफ द वायरस, ठीक है, यानी कि उसका साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। और जब आप रिकवर हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर सीरो टाइप के लिए इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग होती है। सो अगेन, जैसे कि मैंने कहा, ये वीडियो एक सिर्फ एक ओवरव्यू था और इंडिविजुअली मैं सारे आर्बो वायरसेस के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड I hope you like this video. If you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. And I'll be back with another video. Allah Hafiz.